So hey there, this is Rishu and today I am going to explain you about matter in our surrounding. ठीक है, ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर है जिसमें हम पूरा चैप्टर समझने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, इस चैप्टर में आपको इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये पढ़ लिया तो समझ लो कि आपका पूरा चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने मेन पॉइंट इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, और ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर में क्वेश्चन आने के, यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि हमारे नेचर क्या होते हैं मैटर के। ठीक है, फिर बाद में हम ये समझने वाले हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे पार्टिकल्स के। फिर बाद में हम स्टेट ऑफ मैटर को समझेंगे। फिर बाद में हम इफेक्ट समझेंगे टेम्परेचर का और प्रेशर ऑन द मैटर। ठीक है, फिर बाद में एवोपोरेशन को समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कंसेप्ट जो है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलो अभी देखते हैं। तो पहले हमारा लिखा क्या है कि मैटर का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। तो हमारा मैटर का डेफिनेशन है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो हमारे यूनिवर्स में जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, किससे बनी होती है? छोटे छोटे पार्टिकल से, मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं मैटर। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं कि सामान है कोई चीज़। ठीक है, तो हम इसे मैटर कहते हैं। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट वाला नीचे लाइन लिखा है कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड हैव एंड स्पेस। ठीक है, जो हमारे मैटर क्या होते हैं कि मैटर जो है ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं। ठीक है, वो स्पेस को घेर के रखते हैं, मतलब स्पेस घेर के रखते हैं, और उनका ऑक्यूपाई जो होता है मास, मतलब मास भी होता है। ठीक है, उनका कुछ मास भी होगा और स्पेस जो है वो भी कवर करेंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे मैटर। ठीक है, फिर बाद में हमारा थर्ड लाइन में क्या लिखा है? इच मैटर इज कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारा मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो हमारे पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, हमारे मूवमेंट का इनका नेचर होता है। फिर बाद में हमारे मैटर जो है 3 स्टेट में है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हमारे मैटर जो है सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। अभी इसका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉलिड क्या है? इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अभी एक डायग्राम बनाती हूँ, उसकी मदद से समझते हैं। देखो, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, तो ये हमारा कोई मैटर है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो पार्टिकल्स है ऐसे ऐसे एकदम छोटे छोटे अरेंज रहते हैं। ठीक है, एकदम एकदम अच्छे से अरेंज होते हैं, कहीं भी हवा पानी घुसने का जगह नहीं है। ठीक है, इसमें जो है पार्टिकल जो है हमारे बहुत ज़्यादा, मतलब क्लोजली पैक होते हैं। इनके इंटरमॉलिकुलर्स जो फोर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड का ये हमारा डिफरेंस है। लिक्विड में क्या होता है? जैसे कि लिक्विड हमारा है ये। ठीक है, तो लिक्विड में क्या होता है हमारा, विजिबल नहीं होगा कलर से, वापस बनाते हैं। देखो, जैसे कि हमारा लिक्विड है। सॉलिड में हमने क्या देखा? सॉलिड में हमने देखा कि हमारे जो पार्टिकल्स जो हैं ये पूरा अच्छी तरीके से स्ट्रांगली पैक है। इसमें जो हमारी स्पेस जो है, ये जो स्पेस दिख रही है, ये जो स्पेस दिख रही है, ठीक है, दूसरे कलर से बताती हूँ। ये जो हमारी स्पेस दिख रही है, ठीक है, ये देखो स्पेस जो है, ये वाली हमारी स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है। वो उसमें मतलब इतू सा भी जगह नहीं होता है, फिर भी मतलब एकदम ना, मतलब दिखती नहीं है ऐसी स्पेस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम स्पेस होती है। और हमारा लिक्विड में कैसा हो जाता है? लिक्विड में हमारा थोड़ा जो है दूर दूर रहता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं थोड़े कम स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, गैस के अरेंजमेंट कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट कुछ ऐसे होते हैं। तो ये जो है इसके अंदर हमारे थोड़े वीक होते हैं। ठीक है, फिर बाद में हमारा सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है, सॉरी, गैस में क्या होता है? बहुत ज़्यादा वीक होता है। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो हमारे मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया पूरा सॉलिड लिक्विड गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है हमारा। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखा है कि वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो मैंने बताया अभी कि इसके स्पेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, फिर बाद में लिक्विड में लिखा है कि लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अभी हमने डायग्राम जो बनाया था, ठीक है, जो हमने डायग्राम बनाया था ये वाला, तो इसके अंदर जो हमारे स्पेस जो है, ठीक है, ये वाले जो स्पेस है हमारे,
वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं। और गैस में क्या था, हमारे गैस में क्या ऐसे पार्टिकल्स थे, बहुत ज़्यादा दूर दूर थे। तो ये जो हमारे पार्टिकल्स जो है उनके बीच में बहुत ज़्यादा दूर, मतलब उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। तो हमारा सॉलिड में कैसा हो गया, क्लोजली पैक है, बहुत स्ट्रांगली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं, ठीक है। फिर बाद में हमारा लिक्विड में कैसा है, लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत कम है। गैस में क्या है, उससे भी कम है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी है, वो भी बहुत कम है, ठीक है, मतलब सॉरी वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैस का, लिक्विड का और सॉलिड का। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नीचे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो हमारा सॉलिड का, किसी भी चीज़ का, ठीक है, जो हमारा सॉलिड है, जैसे पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, उसका एक डेफिनाइट शेप होता है, ठीक है, हम उसका एक प्रॉपर शेप होता है। एक हमारा कोई भी मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे कि हमारा बॉल है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर शेप होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। फिर अगर हमारा मतलब जैसे कि लिक्विड है, तो लिक्विड में हमारा नो डेफिनाइट शेप और बट डेफिनेट वॉल्यूम। तो जैसे कि हमने एक सपोज कर लो एक ग्लास लिया, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा, तो अभी क्या, वो जो पानी है पूरा ग्लास को, मतलब ग्लास के शेप में आ जाएगा, और हमने उसको बाहर मतलब गिरा दिया तो वो पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा, उसका जो डेफिनाइट क्या है, मतलब उसका डेफिनाइट शेप नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम उसका डेफिनाइट है, ठीक है, पर उसका शेप जो है वो डेफिनाइट नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा लिक्विड का। फिर बाद अभी गैस का देख लेते हैं। गैस में क्या होता है, गैस में हमारा जो मतलब गैस की जो है उसकी शेप भी नहीं होती है और वॉल्यूम भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है यहाँ पे कि नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बॉइलिंग, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, नेक्स्ट वाला क्या है। तो अभी सॉलिड में हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अभी रुको, हाँ यहाँ पे लिखा है कि हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ये हमारा लिखा है कि हमारे सॉलिड में क्या है, हाई डेंसिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। और फिर बाद में हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। फिर हमारे लिक्विड में क्या है, हमारी डेंसिटी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। और गैस में क्या हमारा है, इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। फिर बाद में अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब जो हमारा सॉलिड है, कोई पत्थर है, कोई पेंसिल है, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है। दबाएंगे तो वो ऐसा कुछ कोई भी शेप नहीं लेगा, वो फिक्स का फिक्स शेप रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉलिड है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक प्लास्टिक में पानी भरा, ठीक है, तो पानी जो है अगर हम उसको दबाएंगे तो होगा क्या, कंप्रेस होगा, ठीक है, दबेगा ना, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस, ठीक है। तो हमारा लिक्विड जो है वो कंप्रेस्ड हो सकता है। गैस की बात करें तो वो भी है, ठीक है, बलून में अगर हम गैस भर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर हम उसको दबाते हैं तो क्या होता है, कंप्रेस होता है, ठीक है। उसका नेचर होता है कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, मतलब हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट नीचे लिखा है कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ठीक है, सॉलिड जो है फ्लो नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है उसका, ठीक है, तो अभी वो फ्लो कैसे होगा, नहीं होगा ना, तो यही यहाँ लिखा है कि सॉलिड कैन नॉट फ्लो। फिर बाद में ये जो लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, वाटर का नेचर होता है, वाटर या किसी भी लिक्विड का नेचर जो होता है फ्लो करने का होता है। गैस का भी नेचर होता है फ्लो के, मतलब जो हमारे गैस जो है एटमॉस्फेयर में कैसे फ्लो करते रहते हैं, वैसे हो गया हमारा गैस, ठीक है। तो अभी हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो है पूरा डिफरेंस देख लिया है। ये हमारे एग्ज़ाम में डिफरेंस के बेस पे आते रहता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना और पॉइंट बाय पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेना, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, ठीक है। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट एंड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। तो अभी यहाँ लिखा है कि हमारा सॉलिड से जो मैटर जो होते हैं, हमारे जो सॉलिड होते हैं, उनसे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको देखने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि हमारा कोई सॉलिड है, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई सॉलिड है, अगर वो लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई आइस का क्यूब है, अगर वो लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मेल्ट हो रहा है, ठीक है, मेल्टिंग कहेंगे, फ्यूज़न कहेंगे, लिक्विफिकेशन कहेंगे, ठीक है। ये हमारा टर्म हो जाएगा जब हमारा कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मैटर जो है सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको लिक्विफिकेशन कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूजन कहेंगे। ये अभी इसमें मेंशन नहीं किया है, मतलब
मतलब ये हमारा जो मेन पॉइंट है अभी इसमें मेंशन नहीं किया है, शायद आपकी बुक में मेंशन किया होगा, पर अभी मैं इसको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या है, लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग या फ्यूज़न, ये कब कहेंगे, जब हमारा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब। और फिर बाद में अगर हमारा कोई लिक्विड जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी अगर गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, किस में, लिक्विड जो है हमारा चेंज हो रहा है किस में, गैस में, किस में हो रहा है, लिक्विड जो है हमारा किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, उसे हम कहेंगे वेपराइजेशन या एवोपोरेशन, ठीक है। अगर किसी भी मतलब पानी को अगर हम गैस पे रख देंगे, ठीक है, भगोने में करके गैस पे रख देंगे, फिर बाद में क्या होगा, वो हमारा मतलब कन्वर्ट होगा वेपर में, तो हम उसे कहेंगे वेपराइजेशन या एवोपोरेशन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जब हमारा लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब, ठीक है। फिर बाद में अभी देख लेते हैं कि अभी हमारा क्या होगा, गैस जो है अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब क्या होगा। जैसे कि हमारा गैस है, ठीक है, जो हमारे वाटर का वेपर है, तो वो जो हमारा गैस है अगर हम मतलब उसको अगर वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है, जैसे कि हमने पानी रखा और फिर बाद में ढक दिया, तो ढकने के बाद जो हमारे प्लेट पे जो पानी आता है, ठीक है, जो वेपर जो होता है हमारा वो ऊपर मतलब आता है, फिर बाद में हमारा जो हमने जिससे ढका हुआ है उसके ऊपर पूरा ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, ठीक है, पानी पानी हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वेपर की वजह से होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, जब हमारा गैस जो है जब हमारा गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन कहेंगे। फिर बाद में अगर हमारा जो है लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है अगर कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, ठीक है, जैसे कि हमारा पानी है और कन्वर्ट हो रहा है बर्फ़ में, तो हम कहेंगे उसको सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, हमने देखा कैसे, हमने देखा जो हमारा सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसे हम कहें मेल्टिंग कहा, फ्यूज़न कहा हमने, और लिक्विफिकेशन कहा। फिर बाद में हमारा हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया तो हमने उसे कहा वेपराइजेशन या एवोपोरेशन कहा, ठीक है। फिर बाद में हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो हमने क्या कहा, उसको कंडेंसेशन कहा। फिर बाद में हमने कहा उसको मतलब जब हमारा लिक्विड जो है अगर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो हमने उसे कहा सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। एक और टर्म है यहाँ पे, जैसे कि हमारा जो सॉलिड है, ठीक है, जब हमारा सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, किस में, जो हमारा ये सॉलिड है, ठीक है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। और अगर हमारा गैस भी सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो भी हम कहेंगे उसे सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ मैटर, ठीक है, ये हमारे स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये इसमें इतना ही था, ठीक है, ये आपका मोर देन इनफ है, ठीक है, क्लास 9th के बेस पे, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारे टर्म्स जो हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया है अभी, नहीं मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर सब्लिमेशन देख लिया, एवोपोरेशन देख लिया है, फिर बाद में फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन, फिर बाद में हम कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड उसका यूनिट भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी इसका मतलब क्या है, हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, तो जो मैटर के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उनको मिलेगी एनर्जी, चालू कर देंगे वाइब्रेशन, ठीक है। तो जो पार्टिकल जो है वाइब्रेट करना चालू कर देंगे बहुत एनर्जी के साथ, उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे उनको टेम्परेचर मिलेगा वैसे वैसे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, ठीक है। फिर बाद में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिर बाद में वो जो उनका स्टेट जो है, जैसे कि हमने सपोज कर लो लोहा लिया, लोहे को एक पॉइंट पे गर्म करना चालू किया तो लोहे का सारा जो पार्टिकल जो होता है, ठीक है, धीरे धीरे पूरा जो लोहा है पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा लोहा था पहले एक पॉइंट पे गर्म होना चालू किया तो फिर बाद में धीरे धीरे उसके पार्टिकल जो है, ठीक है, जैसे कि हमारा ये रॉड है, ठीक है, एक पॉइंट पे हमने इसको फ्लेम लगाया और यहाँ पे हीट करना चालू कर दिया, तो पहले यहाँ रेड होगा, ठीक है, पहले कहाँ, यहाँ रेड होगा, फिर बाद में धीरे 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 करके पूरा यहाँ हमारा पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले हमारा रॉड जो था, आयरन रॉड जो था हमारा पूरा ठंडा था, ठीक है, एक स्टेट पे था, फिर बाद में जैसे जैसे गर्म हुआ उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, ठीक है, हमारी
जो हमारे लोहे के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट होना चालू कर दिए, ठीक है, उनको काइनेटिक एनर्जी मिली बहुत सारी, और फिर बाद में उन्होंने अपना स्टेट चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी चीज़ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी हम दूसरा देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। It is a temperature at which a solid become liquid at a एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, नॉर्मली जब हमारा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, उसी को कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब नॉर्मल है कि जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो हमारा सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। यही हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जब हमारा लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में इतना ही अंतर है कि हमारा मेल्टिंग कैसा होता है और बॉइलिंग कैसा होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग में हमारा होता है सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और बॉइलिंग में होता है हमारा लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है। फिर बाद में अभी हम देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है हमारा। The amount of energy, heat energy required to change 1 kg of solid into liquid, its melting at its melting point is called latent heat of fusion of a solid। मतलब जब हमारा एनर्जी, ठीक है, कोई अमाउंट का एनर्जी जब हम हमें चाहिए, ठीक है, किसको मतलब क्या किस लिए चाहिए हमें, जब क्या करेंगे हमें, अभी इसको 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे किस में, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब हमारा 1 kg का सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने पर, ठीक है, तो क्या है, हम कहेंगे उसे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब हम उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वापस समझते हैं इसको। इसमें लिखा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, एक अमाउंट हमें एनर्जी का चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। किस लिए चाहिए कि हमें 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड, ठीक है, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। बात क्लियर हुई। इसमें हमने ये देखा कि हमें कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक अमाउंट की एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जो 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर देगा हमारा लिक्विड में, और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है उसे हम कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, किसका, सॉलिड का, ठीक है। बात क्लियर हुई हमारी। फिर बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें भी सेम है, बस इसमें क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है लेटेंट हीट, द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। इसमें लिक्विड हो रहा है किसमें, वेपर में चेंज हो रहा है। वेपराइजेशन मतलब ही क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होना। मतलब हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में एट एटमोस्फियरिक प्रेशर, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसमें दोनों में अंतर यही है कि हमारा लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। बात क्लियर हुई इतना। फिर बाद में सब्लिमेशन क्या था हमारा, जब हमारा सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जा रहा है, या गैस हमारा सॉलिड स्टेट में चेंज हो जा रहा है, उसे हम कह रहे थे सब्लिमेशन, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इधर लिखा है इट इज़ द चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और डायरेक्ट फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे सॉलिड टू गैस स्टेट, और वाइस वर्सा फ्रॉम गोइंग टू थ्रू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसा हमने बताया वैसे ही वाला सेम है, ठीक है। बाद में एवापोरेशन क्या होता है हमारा, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। ये एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, ये सरफेस पे होता है। इट रुक जाओ, इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर। इसमें क्या होता है हमारा, जो लिक्विड जो होता है वेपर में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट्स रिजल्ट इज लोअरिंग द टेम्परेचर। एग्जाम्पल, कूलिंग इज कॉज व्हेन एवापोराइजेशन टेक प्लेस। जैसे कि हमारा देखो, जैसे कि हमारा किसी पतीले में हमने पानी रखा, ठीक है, तो पतीले में पानी गर्म है, उसमें से भाप निकल रही है। तो जब तक भाप निकलेगा तब तक वो पानी गर्म ही है, और जब तक भाप निकलना बंद हो गया मतलब हमारा पानी ठंडा हो गया, ठीक है। तो हमारा वेपराइजेशन जो है मतलब जब तक रहेगा तब तक हमारा मतलब जो पानी है वो ठंडा नहीं हुआ है, और पूरा वेपर निकल गया मतलब हमारा पानी जो है वो ठंडा हो गया, ठीक है। वेपराइजेशन मतलब हमारा वेपर जो है निकल गया है पूरा।
तो वेपराइजेशन मतलब हमारा क्या है, ये जो हमारा लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है, जब हमारा बॉइलिंग था, ठीक है, जब हमारा वाटर जो है बॉयल था, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे था, ठीक है। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट लिखा है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन। तो हमारे किस फैक्टर की वजह, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे हमारा एवोपोरेशन जो है फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं एक एक करके। एक मतलब हम ना कपड़े से समझते हैं इसको पहले। तो इसमें क्या लिखा है कि एन इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज द एवोपोरेशन, ठीक है। तो अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जब हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा एवोपोरेशन जो है फास्ट होगा, ठीक है, एवोपोरेशन जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हमने कपड़ा लिया, हमने डाला बाहर धूप में, ऐसे ही डाल दिया बिना फैलाए उसे, तो हमारा सरफेस एरिया क्या था, कम था, हमने कम जगह में उसे फैलाया था, फैलाया ही नहीं था, ठीक है। तो हमारा कपड़ा क्या है, बहुत टाइम लिया या सूखा ही नहीं, ठीक है, ये बात हुई। तो जब हमने कपड़े को फैला दिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, तो हमारा एवोपोरेशन जो है वो बढ़ गया, ठीक है, हमारा एवोपोरेशन जो है फास्ट हो गया। तो वही लिखा है यहाँ पे, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा एवोपोरेशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है हमारा, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एज एन इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, सॉरी, एन इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपोरेशन। मतलब जैसे कि हमारा गर्मी का मौसम है, ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जब गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो हमारा जो कपड़ा जो है वो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ एवोपोरेशन तभी भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तभी भी फास्ट हो रहा है एवोपोरेशन का, ठीक है। फिर बाद में अगर हम क्या कर रहे हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी भी फास्ट हो रहा है। अगर हमारी, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि अगर हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो कम रहेगी, ठीक है, जैसे कि हमारे रेनी सीजन में क्या होता है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो होता है ह्यूमिडिटी का रहता है, पूरा पानी पानी रहता है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा रहेगा तो हमारा कपड़ा सूखने वाला नहीं, ठीक है। तो अगर हमारा ह्यूमिड जो है, हमारे एटमोसफियर में अगर वाटर नहीं है, ठीक है, तो हमारा ह्यूमिडिटी जो है अगर कम है तभी भी हमारा रेट ऑफ एवोपोरेशन जो है फास्ट होगा, ठीक है। बात को समझो मैं क्या बता रही हूँ। इसमें लिखा है कि द डिक्रीज और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपोरेशन। जब हम ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तब हमारा जो कपड़ा जो है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। जब हमारा एनवायरनमेंट जो है पूरा टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तभी भी जल्दी सूख जाएगा। और अगर हमारा सरफेस एरिया अगर बढ़ा देंगे तभी भी हमारा एवोपोरेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट लिखा है, एन इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपोरेशन। मतलब अगर हमारी अच्छी खासी विंड भी आ रही है तभी भी हमारा कपड़ा जो है अच्छे से सूख जाएगा। ऐसा नहीं है बारिश भी हो रहा है, ह्यूमिडिटी भी आ रही है और कपड़ा मतलब विंड भी आ रहा है तो कपड़ा सूख जाएगा, नहीं। ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और विंड जो है हमारा तेज़ तो होना चाहिए, पर अगर ह्यूमिडिटी रहेगी तो हमारी मतलब जो एवोपोरेशन का रेट है वो डिक्रीज रहेगा, वो कम रहेगा, वो नहीं होगा एवोपोरेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विंड स्पीड का, ठीक है। फिर बाद में अभी हम देख लेते हैं, कुछ नीचे है लिखा क्वांटिटी, यूनिट्स और सिंबल, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है हमारा, पहले में लिखा है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में क्या है हमारा, उसका यूनिट है केल्विन, ठीक है। फिर बाद में हमारा सिंबल हो जाएगा के। फिर बाद में हमारा नीचे लिखा है लेंथ, ठीक है, लेंथ का यूनिट है मीटर, फिर सिंबल हो जाएगा एम, ठीक है, छोटा एम। फिर बाद में हमारा मास का हो जाएगा यूनिट हमारा किलोग्राम, जिसको सिंबल डिनोट करते हैं केजी, जिसको हम डिनोट करते हैं, हाँ, ठीक है। फिर बाद में हमारा वेट का हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं जिसको। फिर बाद में वॉल्यूम हो जाएगा हमारा क्यूब मीटर। इसमें अभी मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, अभी मैं बस बता दे रही हूँ आपको। फिर बाद में हमारा वॉल्यूम का क्या हो जाएगा सिंबल मीटर क्यूब, ठीक है। फिर बाद में डेंसिटी का हो जाएगा किलोग्राम पर क्यूब, ठीक है, मीटर। फिर बाद में हमारा सिंबल हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। फिर बाद में हमारा प्रेशर का हो जाएगा पास्कल, ठीक है, सिंबल हो जाएगा उसका पी और ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वांटिटी, यूनिट्स और सिंबल, ठीक है। आपके
9th क्लास में ये फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, इसमें इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये मेन टर्म हमने डिस्कस कर लिया है अभी, ठीक है। इसमें जो है पूरा जो है आपका चैप्टर कवर हो गया है, ठीक है। इससे बाहर जो है आपका मतलब उतना कुछ नहीं आएगा, मोर देन इनफ है ये आपके लिए, ठीक है। आप पासिंग मार्क्स भर इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको सही में अच्छे से समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड को भी ज़रूर भेजिए, ठीक है।